हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 8 से प्रश्नों को हल करेंगे। और हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 7 तक के प्रश्नों को हल किए थे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। प्रश्न क्रमांक 8 में हमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में हमें दिया हुआ है कि एक समान चाल से, अर्थात चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें दूरी दी हुई है कि 360 किलोमीटर की दूरी वह x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो दूरी बराबर 360 किलोमीटर, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी बराबर 360 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं पर यदि हम समय निकालें तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 360 और चाल है x, तो समय t बराबर 360 बटे x। अर्थात हमें रेलगाड़ी की तीनों चीज़ें प्राप्त हो गई कि वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, कितनी दूरी तय करती है और कितने समय बाद इस दूरी को तय करती है। अब प्रश्न में हमें आगे दिया हुआ है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर से अधिक होती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो प्रश्नानुसार जिस तरह प्रश्न दिया रहता है उसी के अनुसार हमें आंसर करना रहता है। तो प्रश्न में दिया हुआ कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए या अधिक बढ़ा दी जाए, चाल है x + 5, तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वो अपनी यात्रा में अर्थात 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय कम लेगी। 5 घंटे नहीं, 1 घंटे का समय कम लेगी। अर्थात ये हमारी एक और चाल हो गई। चाल बढ़ाने पर हमें ये चाल प्राप्त हुई। रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर हमें x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार प्राप्त हुई। और यदि इसका समय निकाला जाए तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी तो समान है 360 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिए। चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो दूरी तो समान रहेगी, तो दूरी 360 ही रहेगी। और चाल हो गई x + 5 सेकेंड या हावर्स, x + 5 घंटा। ये हमारा समय प्राप्त हो गया। और प्रश्न में दिया हुआ है कि इसकी ये वाली चाल अर्थात x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि बढ़ा दिया जाए तो यात्रा में 1 घंटे का समय कम लेगी। तो पहली वाली चाल माइनस दूसरी वाली चाल बराबर 1 घंटे, क्योंकि पहली चाल और दूसरी चाल में 1 घंटे का अंतर है। अतः हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 360 बटे x, क्योंकि समय में डिफरेंस दिया गया है तो 360 बटे x माइनस 360 बटे x - 5 और 1 घंटे का अंतर आता है। अब यहाँ पे एक हमें समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हम यहाँ पे x और x - 5 का अगर लघुत्तम लेंगे
तो यक्स माइनस 5 और यक्स माइनस 5 को 360 में गुणा करेंगे और यक्स गुणे माइनस 360 बराबर 1। तो 360 गुणे यक्स 360 यक्स 360 गुणे माइनस 5 360 गुणे माइनस 5 1800 माइनस यक्स गुणे 360 माइनस 360 यक्स बटे यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर यक्स गुणे माइनस 5 का यक्स स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे प्लस 360 यक्स और माइनस 360 यक्स कट रहा है, प्लस 360 यक्स माइनस 360 यक्स कट जाएगा और यहाँ पे हम माइनस 1800 और यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स बराबर 1, यहाँ पे हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स बराबर 1800। तो 1800 को जब बराबर किधर लाएंगे तो ये प्राप्त होगा यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स माइनस 1800 बराबर 0। हमें समीकरण समय में दूसरे समीकरण में जो दूसरी चाल थी वो यक्स प्लस 5 का समय जो था 360 बटे यक्स प्लस 5 था। तो पहला समीकरण 360 बटे यक्स माइनस 360 बटे यक्स प्लस 5 बराबर 1 और यक्स और 105 का जब एलसीएम लिए तो यक्स और 105 होगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर माइनस 1800। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस 1800 बराबर 0। अब हमें एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस द्विघाती समीकरण को या तो गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से या सूत्र विधि से हल किया जाएगा। तो इसे हम सूत्र विधि से हल करते हैं। इसे हम सूत्र विधि से हल करेंगे। तो सूत्र विधि से हल करने के लिए सबसे पहले ए बी और सी का मान ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो ए का मान प्राप्त होगा 1, बी का मान प्राप्त होगा 5 और सी का मान प्राप्त होगा माइनस 1800। ए का मान 1, बी का मान 5 और सी का मान माइनस 1800। सी का मान माइनस 1800। तो द्विघाती सूत्र का सूत्र होता है, द्विघाती विधि का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान है 5 तो ये होगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुणे 1 गुणे माइनस 1800। तो माइनस गुणे माइनस प्लस और 4 गुणे 1800 बटे 2a। तो x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 4 गुणे 1800। तो 4 गुणे 1800 बराबर 7200 बटे ए का मान है 1 इसलिए 2 गुणे 1 बराबर 2। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 7200 7225 बटे 2। तो 7225 का यदि वर्गमूल किया जाए 7225 का वर्गमूल किया जाए तो हमें 85 प्राप्त होगा। इसे आप भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। आप कक्षा 10
कक्षा 8वीं में या कक्षा 9वीं में भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके हैं। इसीलिए यदि √72/125 का यदि वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो ये होगा 85। तो x बराबर -5 प्लस माइनस 72/125 का यदि वर्गमूल किया जाए तो ये प्राप्त होगा हमें 85/2। तो यहाँ से 85 जो है दो चिन्हों में है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर -5 प्लस 85/2। तो 85 - 5 बराबर 85 - 5 बराबर 80 और 80/2 बराबर 40। और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर -5 - 85/2 और -85 - 5 बराबर -90 और -90/2 -45। तो हमें x के यहाँ से दो मान प्राप्त हुए, एक मान 40 और एक मान -45। क्योंकि हम प्रश्न के शुरू में माने थे कि x जो है वो चाल है और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः -45 अमान्य हो जाएगा। तो x का मान हमें 40 प्राप्त हुआ, अर्थात चाल बराबर 40। और यही में प्रश्न में पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यह इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में हमें दिया हुआ है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भरते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 8 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा। प्रश्न में हमें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9 में हमें दिया हुआ है कि दो पानी के नल एक हौज को भरते हैं। तो एक हौज को पूरा भरने में वो 9 सही 3/8 घंटे का समय लेते हैं। तो माना छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x और बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x - 10। छोटे नल से हौज को भरने में x घंटे समय लगा और बड़े हौज को x - 10 घंटे का समय लगा। क्योंकि हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि दोनों नल से यदि एक साथ भरा जाए तो वो 10 घंटे में हौज को भर लेंगे, अर्थात दोनों नलों का योग जो है 10 दिया हुआ है। तो पहली अर्थात छोटा नल का x और बड़े नल का x - 10। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो नल थे वो हौज को एक साथ 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं, अर्थात एक साथ 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ पे मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हम वास्तविक भिन्न में बदलेंगे। तो 8 × 9 72, 72 + 3 75, 75/8, अर्थात दोनों नल एक हौज को 75/8 घंटे में भरेंगे। छोटा नल x समय लेगा, बड़ा नल x - 10 समय लेगा और दोनों एक साथ यदि भरेंगे तो 75 + 8 75/8 घंटे का समय लेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दोनों नलों का जो समय है यदि उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए या फिर जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है उसमें जितना भी डाटा है उसका सब का यदि व्युत्क्रम कर दिया जाए तो इसका व्युत्क्रम करने पर हमें यह 1/x प्राप्त होगा। बड़े नल का यदि व्युत्क्रम किया जाए तो 1/x - 10 प्राप्त होगा और 75/8 का यदि व्युत्क्रम कर दिया जाए तो ये 8/75 प्राप्त होगा।
या फिर हम ये कर सकते हैं कि छोटे नल द्वारा हौज को एक पार्ट अर्थात एक हिस्सा भरने में लगा समय बराबर 1/x घंटा और बड़े नल द्वारा हौज का एक पार्ट भरने में लगा समय बराबर 1/x - 10 घंटा और दोनों एक साथ भरेंगे तो 75/8 का समय लगेगा और इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो 8/75 घंटे का समय लेगा। तो प्रश्नानुसार छोटे नल द्वारा लगा समय प्लस बड़े नल द्वारा लगा समय बराबर एक साथ पानी भरने का लगा समय। तो पहले नल द्वारा अर्थात छोटे नल द्वारा 1/x, बड़े नल द्वारा 1/x - 10 बराबर है 8/75 के। हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसे हम हल करेंगे तो x और x - 10 का एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे प्राप्त होगा x - 10 प्लस x बराबर 8/75। 8/75 x प्लस x 2x - 10 बटे x गुणे x स्क्वायर x गुणे -10 -10x बराबर 8/75। अब इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने पर 75 का गुणा हो जाएगा 2x - 10 से और 8 का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर - 10 से। तो बराबर 75 गुणे 2x - 10 और 8 गुणे x स्क्वायर -10x के। तो 75 गुणे 2x बराबर 150x। 75 गुणे -10 -750 बराबर 8 गुणे x स्क्वायर अर्थात 8x स्क्वायर। 8 गुणे -10 -80x। अब हम सारे समीकरण को एक तरफ ले आएंगे तो ये प्राप्त होगा 8x स्क्वायर -80x -150x प्लस 750 बराबर 0। तो ये प्राप्त होगा 8x स्क्वायर -80x -150x -230x प्लस 750 बराबर 0। हमें एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हल करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि समीकरण का पहला पद और लास्ट वाला पद, पहले पद और लास्ट वाले पद का गुणा। तो 8x स्क्वायर गुणे 750 तो 8 गुणे 750 बराबर 6000x स्क्वायर। और जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है, जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है, इसका गुणनखंड किया जाए। यदि यहाँ पे तीनों जीरो को हटा दिया जाए और 6 का केवल गुणनखंड किया जाए तो ये होगा 1 गुणे 6, 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 और 6 गुणे 1। और जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उसका योग या घटाव अर्थात उसको जोड़ने पर या घटाने पर हमें बीच वाला पद प्राप्त हो। और यहाँ पे समीकरण में बीच वाला पद जो है माइनस में, अर्थात हम दोनों जगह माइनस लगा देंगे। तो -1 गुणे -6 प्लस 6, -2 गुणे -3 प्लस 6, इसी तरह -3 गुणे -2 प्लस 6, -6 गुणे -1 प्लस 6। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या को जोड़ने पर हमारा बीच वाला पद प्राप्त होता है। यदि यहाँ पे एक जीरो और लगा दिया जाए तो 20 - 30 -20 -30 -20 -3 -23 प्राप्त हो रहा है हमें। और यदि एक जीरो और लगा दिया जाए तो 200 गुणे 30 बराबर 600 में प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये वाला जो गुणनखंड है, इसी गुणनखंड को हमें जोड़ने पर बीच वाला पद प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x स्क्वायर -200x -30x प्लस 750 बराबर 0।
और यहाँ पे हम 8x को अगर यदि हम 8x को कॉमन लिए, 8x को कॉमन लिए तो यहाँ से x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ में हम इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या को बाहर लें, ऐसी कौन सी संख्या को कॉमन लें जिससे हमें अंदर x माइनस 25 प्राप्त हो। तो यदि हम माइनस 30 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 25 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, एक होता है 8x माइनस 30 और दूसरा गुणनखंड x माइनस 25 बराबर 0। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दोनों जो गुणनखंड का गुणनफल है, अर्थात दोनों गुणनखंड को अगर गुणा किया जाए तो उसका मान जो है वो 0 होगा। तो 0 होने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन सी इन दोनों संख्या में कोई एक संख्या 0 के बराबर होगी, तभी इन दोनों का गुणा 0 के बराबर होगा। तो एक बार 8x माइनस 30 बराबर 0 और एक बार x माइनस 25 बराबर 0 मानते हैं। तो सबसे पहले 8x माइनस 30 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से 8x बराबर 30 और x का मान प्राप्त होगा, क्योंकि 8 इधर चला जाएगा तो 30/8 और यहाँ से x बराबर 25, x बराबर 25। यहाँ पे हम यह देखते हैं कि 30/8 एक ऐसी भिन्न है जिसको यदि भाग दिया जाए तो ये दशमलव में होगी। यदि इसका भाग दिया जाए तो ये दशमलव में आएगा और ये 25 जो है एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे इसको अमान्य माना जाएगा, इसे अमान्य माना जाएगा और x का मान 25 माना जाएगा। और प्रश्न के हम शुरू में माने थे कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x अर्थात 25 घंटे और बड़े हौज द्वारा भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10 अर्थात 25 माइनस 10 15 घंटे। अर्थात छोटा नल जो है वो एक हौज को भरने में 25 घंटे का समय लेगा, वही बड़ा नल उसे भरने में 15 घंटे का समय लेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में हमें दिया हुआ है कि मैसूर और बंगलौर के बीच के दूरी जो है 132 किलोमीटर की है। तो 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक सवारी गाड़ी, दो रेलगाड़ियां हैं या एक सवारी गाड़ी अर्थात बस भी हो सकती है। तो ये एक एक्सप्रेस और एक सवारी गाड़ी, एक पैसेंजर गाड़ी और एक एक्सप्रेस, दोनों जो है 1 घंटे का समय लेती है। अर्थात प्रश्न में दिया गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी जो है बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस और सवारी की गाड़ी को तय करने में 1 घंटे का समय कम लेता है। अर्थात एक्सप्रेस जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है पहुंचने में बेंगलोर। और यहाँ बीच में हमें यह भी दिया गया है कि मध्य के स्टेशनों का जो ठहरने का समय उसे ध्यान में नहीं दिया गया है। अर्थात वो जहाँ जहाँ रुक रही है उसका समय, अर्थात वहाँ कितना समय रुकी है उसको नहीं ध्यान दिया गया है। तो प्रश्न में आगे लिखा है कि यदि एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी की औसत चाल, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x और सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 10। तो लिखेंगे माना एक्सप्रेस को हम ई से मानते हैं, तो ई की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और सवारी गाड़ी को हम यस से मानते हैं, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। और दोनों के बीच की दूरी अर्थात मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी हमें 132 किलोमीटर दिया गया है, 132 किलोमीटर दिया गया है। ये हमारी हो गई एक्सप्रेस की चाल और ये हो गई सवारी गाड़ी की चाल और हमें दूरी दे दिया गया।
हम एक्सप्रेस का यदि समय निकालें कि कितने समय में वह 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ई का समय होगा, समय का सूत्र होता है दूरी बटे समय। टी बराबर था समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 132, दूरी है 132 और चाल है यक्स, अर्थात एक्सप्रेस की जो समय है एक्सप्रेस 132 बटे यक्स से यक्स घंटे में वह बेंगलोर पहुंचेगी। इसी तरह जो पैसेंजर वाली गाड़ी थी उसका यदि समय निकाला जाए तो वो 132 बटे यक्स प्लस 11 घंटे में पहुंचेगी। तो हमें दोनों गाड़ियों की चाल, दूरी और समय प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में दिया गया है कि दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यह मानेंगे, और एक प्रश्न में यह भी दिया गया है कि एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है, एक्सप्रेस गाड़ी पैसेंजर गाड़ी से यहाँ पहुँचने में 1 घंटे कम समय लेती है। पैसेंजर गाड़ी अर्थात पैसेंजर गाड़ी का समय और एक्सप्रेस गाड़ी का समय जो है वो 1 घंटे के अंतर में है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी का समय माइनस पैसेंजर गाड़ी का समय 132 बटे यक्स प्लस 11 बराबर है 1 घंटे के। अर्थात दोनों गाड़ियों का जो अंतर है, समय पहुंचने का जो अंतर है वो 1 घंटे का है। अब इसे हम हल करेंगे तो यक्स और यक्स प्लस 11 का एलसीएम लेंगे। यक्स और यक्स प्लस 11 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 132 गुणे यक्स प्लस 11 और यक्स गुणे माइनस 132, यक्स गुणे माइनस 132 बराबर है 1 के, तो 132 गुणे यक्स 132 गुणे यक्स 132 यक्स 132 गुणे 11 132 गुणे 11 प्लस 1452 और माइनस यक्स गुणे 132 माइनस 132 यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स बराबर 1, प्लस 132 यक्स और माइनस 132 यक्स कट जाएगा और यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स का तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स बराबर 1452। तो यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स माइनस 1452 बराबर 0। हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण को हम सूत्र विधि से हल करते हैं। तो सूत्र विधि से हल करने के लिए सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हमें ए का मान 1, ए बराबर 1, बी बराबर 11 और सी बराबर माइनस 1452 प्राप्त होगा। तो इसे हम सूत्र विधि में रख देंगे। तो सूत्र विधि का सूत्र होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात 11 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणे 1 गुणे माइनस 1452 बटे 2 गुणे 1। तो यक्स बराबर माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 गुणे 1 और माइनस 1452। तो माइनस गुणे माइनस प्लस 4 गुणे 1 4 और 4 गुणे 1452 4 गुणे 2 8 8
5808 बराबर 2। तो यक्स बराबर -11 प्लस माइनस अंडर रूट 5808 में 121 को जोड़ा जाए तो ये प्राप्त होगा 9295 5929 बटे 2। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 5929 किसका वर्गमूल है। 5929 किसका वर्गमूल है, इसे हम भाग विधि से हल करके देखते हैं कि ये किसका वर्गमूल है। भाग विधि से वर्गमूल निकालना हम कक्षा 8वीं कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम एक बार देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। भाग विधि कुछ इस तरीके की होती है। भाग विधि को दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, दो पार्ट में बांट दिया जाता है। और ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब पहले पार्ट में हम इसको देखते हैं तो 59 है। तो 59 से छोटी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि 7 गुणे 7 करें तो 7 गुणे 7 49, अर्थात 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे 7 से गुणा करें हैं और 59 माइनस 49 10, यहाँ पे दूसरी संख्या आ जाएगी 10 29, और जो जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उस संख्या को जोड़ लेते हैं तो ये 7 7 14 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसे गुणा करने पर हमें 10 29 प्राप्त हो। यदि यहाँ पे 7 से गुणा किया जाए, जो संख्या हम लेते हैं उसी संख्या से गुणा भी करते हैं। तो 7 गुणे 7 49 और 7 गुणे 4 28 प्लस 4 32, 7 गुणे 1 7 3 10 10 29 प्राप्त हो रहा है। अर्थात 59 5929 77 का वर्गमूल है। 5929 59 का वर्गमूल है। तो यक्स बराबर -11 प्लस माइनस 77 बटे 2। यहाँ पे 77 दो चिन्हों में आया है क्योंकि वो वर्गमूल से निकला है, एक प्लस और एक बार माइनस। तो हम एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह को लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त हुआ यक्स बराबर -11 प्लस 77 बटे 2, और -11 प्लस 77 66, और 66 बटे 2 33। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर यक्स बराबर -11 माइनस 77 बटे 2, -11 माइनस 77 -88 बटे 2, -44। क्योंकि हमें प्रश्न में दूरी चाल को निकालना था और हम चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, हम जानते हैं कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, अर्थात -44 अमान्य हो जाएगा। तो चाल होगी 33। हमें प्रश्न में माने थे कि एक्सप्रेस की जो चाल है, एक्सप्रेस की चाल, प्रश्न में माने थे कि एक्सप्रेस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और x का मान हमें 33 प्राप्त हुआ है, अर्थात एक्सप्रेस की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और पैसेंजर वाली गाड़ी का जो चाल है x + 11, अर्थात 33 + 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात हमें उत्तर प्राप्त हुआ एक्सप्रेस की चाल 33 और पैसेंजर की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 11 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 में हमें दिया हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 4468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दो वर्ग दिया गया है, जिसमें पहले स्टेप में दिया गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हमें भुजा तो अभिज्ञात नहीं है। तो दूसरे स्टेप में दिया गया कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, और हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। परिमापों का अंतर, परिमाप का अंतर 24 मीटर है।
परिमाप का अंतर 24 मीटर है। तो बड़े वर्ग की भुजा माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और छोटे वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है। छोटे वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि परिमाप का अंतर 24 होता है। परिमाप का अंतर हमें 24 दिया गया है और बड़े वर्ग की भुजा और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। वर्ग के परिमाप का सूत्र यही होता है 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप हमें 24 दिया गया है बराबर 4 गुणे x। तो x का मान प्राप्त होगा 24/4 बराबर 6। 24/4 बराबर 6 अर्थात छोटी भुजा जो होगी वो x + 6 होगी। छोटी भुजा x + 6 मीटर की होगी क्योंकि दोनों वर्ग का परिमाप जो है 24 है। तो पहले वर्ग का परिमाप यदि पहले वर्ग की भुजा x होगी तो दूसरे वर्ग की भुजा x + 6 होगी। हमें पहली वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा प्राप्त हुई। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि क्षेत्रफल दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब प्रश्नानुसार इसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर और पहली भुजा ये दूसरी भुजा ये अर्थात पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर दिया गया है 468। क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर तो पहले वर्ग की भुजा का स्क्वायर प्लस छोटे भुजा की वर्ग का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 6 प्लस 36 बराबर 468 x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 गुणे x गुणे 6 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x और 36 में 468 को घटाएंगे 36 में माइनस 468 को घटाने पर हमें माइनस 432 प्राप्त होगा। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि तीनों पदों में 2 कॉमन है इसलिए तीनों पदों से यदि हम 2 को बाहर निकाल लें तो ये प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 6x और इस संख्या से यदि 2 को बाहर निकालें तो ये होगा 2 1 6 216 बराबर 0। हमें एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसे हम सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसे हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले पहला पद गुणे लास्ट वाला पद। तो पहला पद गुणे लास्ट वाला पद माइनस 216 x स्क्वायर और माइनस 216 का जब वर्गमूल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 गुणे 216 2 गुणे 108। इसी तरह हमें प्राप्त होगा 12 गुणे 18 18 गुणे 12 216 गुणे 1 108 गुणे 2। हमें इसके गुणनखंड प्राप्त हुए।
अब इन गुणनखंडों में हम ये देखते हैं कि कौन से सा गुणनखंड है जिसे जोड़ने पर या घटाने पर हमें बीच वाला पद प्राप्त हो। यहाँ पे गुणनखंड जो है वो माइनस में है, इसलिए हम संख्याओं में माइनस का गुणा करेंगे। अब यहाँ से 1 गुणे -216 -216, -2 गुणे 108 -216, -12 गुणे 18 -216, इसी तरह -18 गुणे 12 -216। इन गुणनखंडों में हम अब योग करते हैं, तो इसका योग करेंगे तो 6x हमें प्राप्त नहीं होगा। इस संख्या का यदि योग किया जाए तो भी हमें 6x प्राप्त नहीं होगा। यदि -12x प्लस 18x का जोड़ा जाए तो 18x - 12x प्लस 6x अर्थात हमें 6x प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इस वाले गुणनखंड का यूज करना पड़ेगा। तो x² प्लस 18x - 12x - 216 बराबर 0। यहाँ से हम x को बाहर ले लें तो x प्लस 18 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे यदि हम -12 को बाहर लेते हैं तो हमें x प्लस 18 प्राप्त होगा। तो हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए, एक x - 12 और एक x प्लस 18 बराबर 0। इन दोनों गुणनखंडों का योग 0 है। तो 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो एक बार x - 12 को 0 मानेंगे और एक बार x प्लस 18 को 0 मानेंगे। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा 12 और यहाँ से x का मान प्राप्त होगा -18। अर्थात हमें x के दो मान प्राप्त हुए, एक 12 और दूसरा -18। क्योंकि प्रश्न में हमें दूरी दी गई है, भुजा जो होती है वो लंबाई में होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अर्थात -18 यहाँ अमान्य हो जाएगा, अर्थात x का मान 12 प्राप्त होगा हमें। और प्रश्न के शुरू में हम माने थे कि बड़ी भुजा बराबर x बराबर बड़ी भुजा और छोटी भुजा थी x प्लस 6। छोटी भुजा या दूसरे वर्ग की भुजा भी कह सकते हैं इसे हम, दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 6 अर्थात 12 प्लस 6 बराबर 18। ये दूसरे वर्ग की भुजा होगी। एक वर्ग की भुजा 12 और दूसरे वर्ग की भुजा 18। यह इस प्रश्न का उत्तर है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10, 11 को कंप्लीट कर लिए हैं और यहीं से हमारी प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।